कहानी की शुरुआत होती है एक तेज आवाज से, भागो भागो, उसे पकड़ो, वो भाग रहा है, गायब हो जाने से पहले पकड़ लो। गर्मियों की हल्की धूप में गलियों के बीच अफरा तफरी मची है। लोगों के चेहरों पर गुस्सा है और उनके हाथों में लाठियां। बीचों बीच भाग रहा है एक व्यक्ति, मकसूद गाजियाबादी। और हैरानी की बात यह कि वो लेडीज सूट और सलवार में है। उसके पीछे पूरा गांव दौड़ पड़ा है, आवाजें गूंज रही हैं, पकड़ो उसे। मकसूद गलियों में दौड़ता हुआ एक घर से दूसरे घर के पिछवाड़े कोलियों से बचता हुआ भाग रहा है। कहीं झाड़ से छिपता है, कहीं दीवार फांदता है। उसके चेहरे पर डर भी है और जिद भी। आखिरकार वो एक टेम्पो में कूद जाता है और भारी सांसों के बीच दरवाजा बंद कर देता है। कुछ ही पलों में गुंडे टेम्पो के पास पहुंचते हैं। एक पूछता है, किसी लड़के को भागते देखा है जिसने औरतों का कपड़ा पहना था? टेम्पो ड्राइवर शांत चेहरा बनाए हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, नहीं साहब, किसी को नहीं देखा। यही ड्राइवर है हमारा दूसरा हीरो जयेश। और यहीं होती है कहानी की पहली मुलाकात, मकसूद और जयेश के बीच। एक डर से भागता हुआ आदमी और एक अजनबी जो उसके रास्ते का साथी बन जाता है। थोड़ी देर में पता चलता है कि मकसूद के पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं। असल में उसका असलम भाई की बहन के साथ चक्कर चल रहा था। बात खुलते ही इज्जत के नाम पर गांव वालों ने उसकी जान के पीछे पड़ गए। दूसरी ओर जयेश की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। वो बंगाल का रहने वाला है, जहां वो बोर्ड बॉय का मामूली काम करता था। जिंदगी की एक जैसी रफ्तार से ऊब कर वो जयपुर आया है, नई उम्मीदों और नई शुरुआत के साथ। मकसूद और जयेश की दोस्ती अब मजबूत हो चुकी है। मकसूद गुप्ता ट्रैवल्स में मैनेजर है। वो अपने मालिक से बात करता है और जयेश को पर्यटकों के लिए टूरिस्ट गाइड की नौकरी दिलवाता है। कुछ ही दिनों बाद खबर आती है कि सारे ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। कंपनी का मालिक कहता है, मकसूद, अब ड्राइविंग तुम्हें ही करनी होगी, कोई तो बस लेकर जाएगा। और फिर मकसूद और जयेश मिलकर एक बड़ी पर्यटक बस लेकर सफर पर निकल पड़ते हैं। एक ऐसे सफर पर जो उनकी जिंदगी बदल देगा। रवाना होने से पहले दोनों एक चाय की टपरी पर रुकते हैं। वहां चाचा मिलते हैं, पुराने जमाने के हंसमुख और गर्मदिल इंसान। उन्हें याद रखिए क्योंकि चाचा इस कहानी में आगे भी लौटेंगे। अगली सुबह बस के सामने जुटे हैं बहुत से सैलानी। हर चेहरा नई कहानी लिए न हुए, लेकिन उनमें दो चेहरों पर कैमरा ठहरता है, इसाबेल शर्मा और शैली पांडे। जयेश पहले दिन गाइड और एंटरटेनर दोनों की भूमिका बखूबी निभाता है। पर्यटक हंसते हैं, गाते हैं, जयेश सबको बांधे रखता है। रात को होटल के कॉरिडोर में इसाबेल जयेश के पास आती है, हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे समझ नहीं आया जयेश, आप गाइड हैं या एंटरटेनर? जयेश बस मुस्कुराता है, कुछ कहे बिना। और यहीं से शुरू होती है एक नई यात्रा, नए रिश्तों और अनजाने रहस्यों की कहानी। रात का सीन, दो दोस्त, एक नई शुरुआत। रात का माहौल शांत है। रिसोर्ट के आसपास हल्का संगीत बज रहा है। पेड़ों की पत्तियां धीमी हवा में सरसराती हैं। डिनर के बाद शैली पांडे और इसाबेल शर्मा की मुलाकात होती है। सुबह हुई छोटी सी गलतफहमी के लिए शैली मुस्कुराते हुए इसाबेल से माफी मांगती है। दोनों की हंसी, बातचीत और मजाक में एक नई दोस्ती जन्म लेती है। थोड़ी देर बाद दोनों नीचे ड्रिंक्स के लिए जा रही होती हैं। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी उनसे टकरा जाता है। वह बेचारा अपने कमरे का नंबर भूल गया होता है। शैली और इसाबेल दोनों उसकी मदद करती हैं और अपने गाइड वाले स्वभाव के चलते उसे उसके कमरे तक सुरक्षित पहुंचाती हैं। इस छोटे से वाक्य के दौरान इसाबेल को जयेश की बातें याद आती हैं, उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी और दूसरों की मदद करने वाला स्वभाव। अब जयेश जयपुर के बारे में सब कुछ जान चुका है, इंटरनेट से, लोकल लोगों से, एक असली गाइड की तरह। अगली सुबह, यात्रा का दिन, सुबह की पहली धूप के साथ सब लोग निकल पड़ते हैं नाहरगढ़ किला घूमने। जयेश आत्मविश्वास से सबको बताता है, यह किला राजा सवाई जय सिंह ने 1734 में बनवाया था और पहले इसे सुदर्शनगढ़ कहा जाता था। पर्यटक उसके ज्ञान और जोश से प्रभावित हो जाते हैं। दिन ढलता है और इसाबेल शाम को जयेश से यूं ही बातचीत में कह देती है, मैं पहले जयपुर में रहती थी, फिर मुंबई और फिर लंदन, पर लंदन जाने के बाद वापस आने का कभी मौका ही नहीं मिला। उसके स्वर में हल्की उदासी झलकती है।
वो आगे कहती है, कभी कभी किसी साथी की जरूरत होती है ताकि किसी भी परेशानी का सामना किया जा सके। वो लम्हा दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बना देता है, जैसे दो अनजाने दिलों के बीच एक भावनात्मक डोर बंध गई हो। अगली सुबह, प्यार की शुरुआत सुबह के 6 बजे। मौसम ठंडा और सुहाना है। जयपुर की रंगीन गलियों में जयेश और इसाबेल साइकिल चलाते हुए निकलते हैं। हवा उनके चेहरों पर और शहर के रंग उनकी आंखों में। रास्ते में दोनों अपनी जिंदगी की बातें करते हैं, छोटी छोटी खुशियां, अरमान और यादें। बीच में वो रुकते हैं वहीं चाचा की चाय की टपरी पर। चाचा उन्हें देखकर हंस पड़ते हैं। लो जी, आज फिर चाय कुछ ज्यादा ही रोमांटिक लग रही है। चाय के दौरान माहौल हल्का और अपनापन भरा होता है। उसी में जयेश अपनी बातों के बहाव में कह देता है, मेरा घर यहीं पास में है, पाखरी बस्ती 746। इसाबेल मुस्कुराकर देखती है और कहती है, तो फिर जयपुर अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा भी हो गया। वहीं से शुरू होती है जयेश और इसाबेल की प्रेम कहानी, जहां उनकी हंसी, नजरें और खामोशियां एक नई कहानी लिखने लगती हैं। एक ऐसी कहानी जो प्यार से शुरू होकर रहस्य तक पहुंचने वाली है। तूफान से पहले की खामोशी उस रात रिसोर्ट की हवा कुछ भारी सी लग रही थी। बार काउंटर के आसपास हल्का संगीत बज रहा था। वहां शैली पांडे और इसाबेल शर्मा बैठी थीं। गिलास टकराने की हल्की आवाजें और दोनों के चेहरों पर दिन भर की थकान का असर। शैली आखिरकार अपने बर्ताव की वजह बताती है। मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का झगड़ा हो गया था। मैं दिल्ली से आई हूं, बस थोड़ा सा गुस्सा और उदासी साथ ले आई। इसाबेल उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराती है। कोई बात नहीं, कभी कभी हम सबके अंदर का तूफान बाहर आ जाता है। दोनों के बीच अब थोड़ी सहजता आ चुकी थी। माहौल हल्का होने लगा। कुछ देर बाद जयेश और मकसूद भी उनके टेबल पर आकर बैठते हैं। कॉफी, ड्रिंक और मजाक के बीच रात धीरे धीरे आगे बढ़ती है, मगर अचानक सब बदल जाता है। शैली थोड़े नशे में मकसूद का मजाक उड़ाने लगती है। कभी कहती है, ए मंकी, तो कभी हंसते हुए ताने देती है, मिस्टर मैनेजर टर्न्ड ड्राइवर। टेबल पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। मकसूद चुपचाप अपना गिलास रख देता है। शैली वहीं रुकती नहीं, आगे कहती है, जिनकी इज्जत होती है उन्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। कमरे का माहौल अब संभालना मुश्किल हो गया है। इसाबेल और जयेश दोनों कोशिश करते हैं बात पलटने की, मगर अब उनकी कोशिशें बेअसर हैं। रात गहराती जाती है और उसके साथ ही कुछ अनकहा, अनसुना सन्नाटा फैलता है। अगली सुबह रिसोर्ट की हवा में अजीब सी बेचैनी है। शैली गायब है। इसाबेल उसे बार बार कॉल करती है, कोई जवाब नहीं। जब वह उसके कमरे तक जाती है तो दरवाजा अंदर से बंद होता है। रिसेप्शन पर पूछताछ करने पर पता चलता है कि शैली रात से वापस अपने कमरे में नहीं लौटी। कुछ देर बाद बैक गेट के पास शैली की रूम की चाबी मिलती है, जैसे किसी ने जल्दबाजी में गिरा दी हो। पुलिस पहुंची। जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर सूर्यकांत मेश्राम के हाथ में है। रूम की तलाशी में पिलर पर खून के निशान मिलते हैं। जब सीसीटीवी देखा जाता है तो सारी फुटेज डिलीट मिलती है। किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। केवल एक कैमरा बचा है, ग्राउंड फ्लोर की लॉबी का, और उसमें साफ दिखता है मकसूद सुबह के वक्त एक ट्रॉली बैग लेकर जाता हुआ। पुलिस तुरंत नाकाबंदी करा देती है। कुछ घंटों के भीतर खबर आती है, मकसूद गुप्ता ट्रैवल्स की वैन में भाग रहा है। इंस्पेक्टर सूर्यकांत उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर मकसूद रुकने के बजाय स्पीड बढ़ा देता है। आखिरकार सूर्यकांत उसकी टांग पर गोली दागते हैं। वह जमीन पर गिर जाता है। का समय जयेश और इसाबेल कार में सफर कर रहे हैं। मौसम भारी है। दोनों के बीच चुप्पी। अचानक सड़क पर कुछ आता है। भारी एक्सीडेंट होता है। कार जोर से झटके खाती है। एक सायरन की आवाज और फिर सिर्फ अंधेरा। सुबह कार सड़क किनारे खड़ी मिलती है। दरवाजा खुला हुआ होता है। जयेश गायब है। मकसूद का बयान सच्चाई या झूठ? पुलिस मकसूद से पूछताछ करती है। वह हाँफते हुए बोलता है, मैं रात में शैली के कमरे में गया था सिर्फ माफी मांगने, लेकिन उसने मुझे गालियां दी। मेरी मां तक को गाली दी। गुस्से में नियंत्रण नहीं रहा। हमने एक दूसरे को धक्का दिया और उसका सिर पिलर से टकराया। वो बेहोश हो गई। सूर्यकांत पूछता है, उसके बाद क्या हुआ? मकसूद की आंखें झुक जाती हैं। उसकी आवाज कांपती है। उसके बाद जयेश आ गया।
उसने सब देख लिया। वो बोला, यहां से निकल जाओ। मैंने चाचा को बुलाया ताकि शैली को अस्पताल पहुंचाया जा सके। कमरे में सन्नाटा। पुलिस वालों की आंखों में शक है, सूर्यकांत के चेहरे पर तनाव है। कहानी अब किसी गहरी साजिश की तरफ बढ़ रही थी और तभी दृश्य जम जाता है। कमरे की रोशनी धीमी होती है, कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। पीछे रह जाती है सिर्फ एक आवाज। क्या यह हादसा था या एक ठंडे दिमाग से किया गया खेल? कहानी अब अपने सबसे अंधेरे मोड़ पर पहुंच चुकी थी। जयपुर की कहानी अब एक खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। जयपुर की हलचल और चलती जांच के बीच अब कहानी एक और जख्मी रास्ते पर मुड़ती है। इसाबेल अब अकेली और सच्चाई की तलाश में पहुंचती है जयेश के घर, पाखरी बस्ती 746। घर सुनसान है, दीवारों पर हल्की नमी और हवा भारी। वो धीरे से अंदर कदम रखती है और तभी उसके कदम थम जाते हैं। उसके सामने शैली की लाश, कमरे में सन्नाटा और गलियों में पसरी ठंडी हवाओं के बीच धीरे धीरे फैलती सड़ांत की गंध। इसाबेल की आंखें ठहर जाती हैं। क्या ये वही शैली है जो कल तक मुस्कुरा रही थी? फॉरेंसिक टीम आती है। इंस्पेक्टर सूर्यकांत मेश्राम बताते हैं, शैली के शरीर में सोडियम नाइट्रेट पाया गया है। किसी ने उसकी बॉडी को सड़ने से बचाने के लिए प्रिजर्व किया है। सबके मन में एक ही सवाल, क्यों? जयेश ने ऐसा क्यों किया? पर अभी यह जवाब कहीं गहराई में छिपा है और सच बाद में सामने आने वाला है। अगली खोज एक और मौतजांच आगे बढ़ती है। जिस जगह जयेश और इसाबेल का एक्सीडेंट हुआ था वहीं से मिलती है चाचा की लाश। वही चाचा जिनकी चाय की टपरी पर कभी इन दोनों की हंसी गूंजी थी। अब हर कोई यह सोचने लगा है, क्या वो हादसा वाकई हादसा था या किसी विकृत दिमाग से रचा गया प्लान? नई कड़ी। एक अनजान कॉलेसी बीच एक शाम इसाबेल के फोन पर कॉल आता है। फोन के दूसरी तरफ वही जानी पहचानी आवाज, जयेश। उसकी आवाज में सिहरन है मगर अजीब सा सुकून भी। वो कहता है, इसाबेल, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मुझसे मिलो, माल जंक्शन, बंगाल। ऑपरेशन का प्लान इंस्पेक्टर सूर्यकांत मेश्राम अब कमिश्नर के पास जाते हैं। वो अनुमति चाहते हैं एक सीक्रेट ऑपरेशन के लिए। प्लान था इसाबेल को चारा बनाना ताकि जयेश तक पहुंचा जा सके, लेकिन मुश्किल यह थी कि इसाबेल एक NRI थी। कानूनी अनुमति के बिना यह मिशन जानलेवा साबित हो सकता था। इसके बावजूद ऑपरेशन को मंजूरी मिलती है। सूर्यकांत अब नॉर्थ बंगाल SP से संपर्क करते हैं और वहां खुलता है सबसे बड़ा रहस्य। सच्चाई का पर्दा हटता है। SP बताता है, जयेश असल में जोगेश मलिक है, एक मानसिक रूप से अस्थिर इंसान जो मृत शरीरों के प्रति अस्वाभाविक आकर्षण रखता है, एक नेक्रोफिलियाक। SP की आवाज थरथराती है। उसने अब तक कोई अपराध आधिकारिक रूप से नहीं किया क्योंकि हमारे कानून में ऐसे मानसिक अपराधों का स्पष्ट उल्लेख नहीं। कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। सभी के मन में सिहरन दौड़ जाती है। पिता की गवाही अगले दिन इंस्पेक्टर सूर्यकांत मिलते हैं जोगेश के पिता से, जो श्मशान में डोम का काम करते हैं। वो थके और टूटी आवाज में कहते हैं, वो सालों पहले घर छोड़ गया था। जब गांव वालों ने उसे एक लाश के साथ अजीब हरकत करते पकड़ा, तब से हमने उससे रिश्ता तोड़ लिया। ऑपरेशन का आखिरी चरण अगले दिन गुपचुप तरीके से सीक्रेट ऑपरेशन शुरू होता है। इसाबेल अब एक अंडरकवर एजेंट जयेश उर्फ जोगेश से बंगाल के एक पुराने जर्जर हवेली जैसे घर में मिलती है। शाम ढल चुकी है। कमरे में पुरानी लकड़ी की महक, कहीं कहीं दीवारों से झरता पलस्तर और एक भयावह खामोशी। पर जयेश वैसा नहीं लगता जैसा पुलिस ने बताया था। वो शांत, विनम्र और कहीं कहीं दर्द से भरा हुआ दिखता है। इसाबेल सोचती है, शायद हम सब उसे गलत समझ बैठे। दोनों बातें करते हैं, रात का खाना साझा करते हैं। कुछ देर हंसी भी लौटती है, जैसे एक टूटा रिश्ता फिर जुड़ने की कोशिश कर रहा हो। सच का पर्दाफाश और अंतिम मंजर तभी जयेश का फोन बजता है। इंस्पेक्टर सूर्यकांत मेहराम कॉलिंग। स्क्रीन पर यह नाम देखना ही काफी था। जयेश के चेहरे का सारा सुकून गायब हो जाता है। वो समझ जाता है सब एक प्लान था। उसकी आंखों में आग भर जाती है। गुस्से में वह चिल्लाता है, तुमने मुझे धोखा दिया इसाबेल। इसाबेल समझाने की कोशिश करती है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। जयेश अपनी विकृत मानसिकता के गिरफ्त में जा चुका था।
कुछ ही पलों में सब खत्म हो जाता है। वह इसाबेल को मार देता है और उसके निर्जीव शरीर को दुल्हन की ड्रेस पहनाता है। वो सपना पूरा कर देता है जो उसका पागलपन बरसों से देखता आ रहा था। अंतिम टकराव कुछ ही देर में पुलिस हवेली को घेर लेती है। जयेश गन उठाता है। पहली गोली उसकी तरफ से चलती है। जवाब में इंस्पेक्टर सूर्यकांत का ट्रिगर दबता है। गोलियों की आवाज गूंज उठती है। जयेश जमीन पर गिरता है, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए हुए, जैसे उसके लिए यह मौत नहीं बल्कि अजीब सा अंजाम था, उसकी विकृत कहानी का अंत। एपिलॉग। बाहर की हवा अब ठंडी है। रात की नमी में सन्नाटा पसरा है। जयपुर और बंगाल दोनों जैसे एक साथ राहत की सांस लेते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है। एक गाइड, एक प्रेमी और एक दरिंदे की, तीनों एक ही जिस्म में बसे हुए थे और आज सबका अंत एक साथ हो गया। जिंदगी कभी कभी सिखाती है कि प्यार और पागलपन के बीच की रेखा बहुत पतली होती है और जब वो मिट जाती है तब इंसान सिर्फ इंसान नहीं, एक कहानी बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगली कौन सी मूवी या कहानी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं।